हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब ए क्रॉस बी के बारे में चर्चा करेंगे। अब इसका रोल फिजिक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को एटलीस्ट फाइंड करने के लिए। जैसे हम अगर बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क फाइंड करने के लिए अपने को क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से आना ज़रूरी है। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, या फिर हम एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बात करेंगे, और बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं फिजिक्स के अंदर जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं हमारे पास दो यहाँ पर क्या है, वेक्टर्स हैं। ये यहाँ पर वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कुछ थीटा है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए का और बी का, मतलब मैं अगर ए क्रॉस बी यहाँ पर लिखता हूँ तो वो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और साथ में यहाँ पर एक एन कैप लगा होता है, मतलब एक यूनिट वेक्टर साथ में मल्टीप्लाई होता है। मतलब इनका एक रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये चीज़ है। तो एन टोपी जो है, एन टोपी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहां पर रिप्रेजेंट करता है। और ये जो होता है हमेशा क्या मिलेगा आप लोगों को, परपेंडिकुलर होगा। मतलब एन टोपी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। या दूसरे तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एन टोपी जो वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर, मतलब इनका जो रिजल्टेंट है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है, वो हमेशा हम बोल सकते हैं कि ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एन टोपी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ऊपर वाले स्टेटमेंट और नीचे वाले स्टेटमेंट में कोई भी फर्क नहीं है, बस कहने का तरीका अलग है। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ एग्जाम्पल जो हमें फिजिक्स में मिलेंगे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला है टॉर्क। टॉर्क को हम टाउ से नोट करते हैं। वो क्या होता है भाई, आर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इसका एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करेंगे हम लोग, तो एंगुलर मोमेंटम क्या चीज़ होती है, एल से नोट करते हैं हम उसको, दैट इज आर क्रॉस पी वेक्टर। क्लियर बच्चों, ये तो बात हो गई कुछ एग्जाम्पल्स की। अब डायरेक्शन कैसे निकालनी है बेसिकली, किसकी, एंटोपी की। तो एंटोपी की डायरेक्शन हम दो रूल्स से फाइंड करते हैं, ठीक है। जो कॉमनली यूज रूल होता है वो राइट हैंड थंब रूल हम उसको बोलते हैं, या दूसरा रूल जिससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं दैट इज स्क्रू रूल। दोनों से रिजल्ट सेम ही आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करना है वो मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। तो सिंपल सा हम यहाँ पर जो डायरेक्शन निकाल रहे हैं वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाल रहे हैं। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो सिंपल पहली बात हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपने राइट हैंड की फिंगर्स और थंब को 90 डिग्री पर लेकर आएंगे, ठीक है। और अपने हथेली को क्या करेंगे, ए के अलॉन्ग रखेंगे और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए रखेंगे, ठीक है। फिर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को हम बी की तरफ कर्ल करते हैं। तो थंब की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन अपने को क्या देगी, इसका रिजल्टेंट देगा। तो इस पर्टिकुलर केस में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है, आउट ऑफ द प्लेन है। मतलब इसमें मैंने यहाँ पर बना भी रखा है, ठीक। तो इस तरीके से अगर कहीं दिखेगा आपको, इसका मतलब क्या है, अपवर्ड। ये अपवर्ड एक वेक्टर शो करता है। दूसरा क्रॉस और गोला साथ में है तो वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन शो करता है। समझे क्या, ये इनसाइड द प्लेन होता है, दिस इज आउटसाइड द प्लेन, ठीक। तो ये नोटेशन काफ़ी यूज होता है खासकर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है बच्चों। सिमिलरली अगर हम बी क्रॉस ए का रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन इस पर्टिकुलर केस में किधर आएगी, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे और थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगली जो यहाँ पर हम बात करें
एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है ए और बी के, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। तो ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी वहाँ से डेफिनेशन से अपने को क्या मिलेगी, एंटोपी तो वेक्टर है, तो एंटोपी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय यहाँ से ए बी साइन थीटा के इक्वल है। अरे समझे भाई, तो अब ए बी साइन थीटा को हम क्या ले सकते हैं भाई, यहाँ से ये जो चीज़ है ये क्या है, ए का यूनिट वेक्टर, और ये जो चीज़ है दूसरा ये क्या है, बी का यूनिट वेक्टर। तो इसको इस तरीके से भी यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए कैप क्रॉस बी कैप अपॉन साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों रहेंगे, समझे क्या, मतलब आउटसाइड द प्लेन इनसाइड द प्लेन दोनों पॉसिबल वेक्टर्स हैं जो ए और बी के परपेंडिकुलर रहेगा, समझे क्या। अब अगली बात, हम इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हम ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे तो सिंपल सा क्या होगा, ए बी साइन थीटा रहेगा। क्लियर, ये यहाँ पर अपने को इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ अगर हम बात करें अभी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में, तो ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो कितनी है, ए बी के बराबर है। अरे समझे भाई, तो यहाँ हम अगर लिखें तो साइन थीटा क्या होना चाहिए उस केस में, 1 होना चाहिए, तो थीटा कितना होना चाहिए उस केस में, 90 डिग्री। मतलब दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होंगे उस केस में अपने को ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, मतलब ए शुड बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्लियर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर मिनिमम बी की, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर जो मिलेगी अपने को वो कितनी मिलेगी भाई, वो 0 होगी। क्यों 0 होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, साइन जो लाई करता है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से 1 के बीच में, बट यहाँ पर हम मॉड ले रहे हैं, तो मॉड अगर हम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, तो उस केस में जो तुम्हारे पास -1 भी होगा उसका मॉड भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो हम कंसिडर करेंगे वो क्या करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे उस पर्टिकुलर केस में, किसकी, साइन थीटा की। मतलब साइन थीटा यहाँ पर 0 हो तो थीटा यहाँ पर क्या होगा, या तो 0 या फिर 180 डिग्री। मतलब दोनों जो वेक्टर्स हैं यहाँ पर दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ए इज़ पैरेलल टू बी और ए इज़ एंटी पैरेलल टू बी वेक्टर। क्लियर बच्चों। अब और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पर अगर चर्चा करें इसकी, तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अगर हम क्या करें भाई, ए क्रॉस बी डॉट ए के साथ कर दें, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये ए है, समझे क्या, ये बी है, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है वो कहाँ होगा, वो आउटसाइड द प्लेन या फिर इनसाइड द प्लेन होगा, समझे क्या, डिपेंडिंग हमने उन वेक्टर्स को कैसे अरेंज किया हुआ है। ठीक है, तो एक वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है किसके, बी के भी और ए के भी, तो उसके साथ उसका डॉट अपने को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं ए क्रॉस बी डॉट बी करूँगा तो उस केस में भी अपने को रिजल्टेंट क्या मिलेगा, वो 0 मिलने वाला है। क्लियर बच्चों। ठीक, अब अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम देखें भाई पीछे अभी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, उसमें फ़र्क ही चीज़ का है, बस डायरेक्शन का। ठीक है ना, ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए अपने को किधर मिलेगा, अंदर की तरफ मिलेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या है, इट डजेंट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, इट डजेंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर। बट यहाँ से अगर हमें इस रिलेशन को लाना है तो रिलेशन कैसे लिखेंगे भाई, ए क्रॉस बी कैन बी इक्वल्स टू
माइनस बी क्रॉस ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात हुई इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी जो है, अगली प्रॉपर्टी में बेसिकली अगर हम लिखें भाई यहाँ पर कि ए प्लस बी क्रॉस सी है, मतलब ए प्लस बी के रिजल्टेंट के साथ मैं सी का क्रॉस करूँ या फिर इंडिविजुअली इनका सी के साथ क्रॉस करूँ, दोनों केस में अपने को रिजल्ट क्या मिलेगा? सेम ही मिलेगा। तो इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या फॉलो करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। यहां पर अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगर हम किसी भी वेक्टर को उसी के साथ उसका क्रॉस करेंगे तो उस केस में जो रिजल्ट मिलता है अपने को क्या मिलता है? जीरो मिलता है। क्यों जीरो मिलता है भाई? कोई भी वेक्टर अपने साथ एंगल कितना बनाएगा? 0 डिग्री बनाएगा। मतलब ए वेक्टर ये है, सेम ये भी ए वेक्टर है, तो इस केस में जो थीटा होगा वो थीटा क्या आएगा? वो अपने को 0 मिलता है। क्लियर? तो इस बात का ध्यान रखें, ये आगे अभी यूज़ होगा कई जगह पर। अब कहाँ पर यूज़ होगा? अब मान लीजिए भाई हमारे पास ये 3 यूनिट वेक्टर रहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलावा, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो इसमें अगर हम आई क्रॉस आई करते हैं तो उस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जे क्रॉस जे करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। के क्रॉस के करेंगे तो उसका रिजल्ट भी क्या मिलेगा? अपने को 0 मिलेगा। बट अगर हम आई क्रॉस जे करें तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या आएगा? एक यूनिट वेक्टर आएगा। समझे भाई? अब वो यूनिट वेक्टर क्या होगा इस केस में? के कैप रहेगा। सिमिलरली अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? आई कैप रहेगा। उसके बाद अगर हम क्या करें? के क्रॉस आई करेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा? जे कैप रहेगा। अब इनको अगर हम उल्टा कर दें, मतलब जे क्रॉस आई, तो उसका जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है? माइनस के कैप। सिमिलरली के क्रॉस जे करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आई आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, भेजे में सेट रहना चाहिए। अब इसको याद करने का तरीका मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। भाई ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है और ये के वेक्टर है। तो अगर हम यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमें, मतलब आई का प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे तो तीसरा वेक्टर क्या मिलेगा? के मिलेगा। और जे के साथ के का करेंगे तो क्या मिलेगा? आई मिलेगा। और के साथ आई का करेंगे तो क्या मिलेगा? जे मिलेगा। मतलब अगर हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के, तो उस केस में रिजल्ट मिलता है अपने को पॉजिटिव। क्या मिलता है? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज में, किसमें? क्लॉकवाइज में। अगर वहीं हम एंटी क्लॉकवाइज घूमें तो आई क्रॉस के वो क्या देगा अपने को? माइनस जे देगा। और के क्रॉस जे अपने को क्या देगा? माइनस आई देगा। वहीं जे क्रॉस आई अगर हम करेंगे तो उससे क्या मिलेगा? माइनस आई मिलेगा। अरे समझे क्या भाई? तो ये नीले वाले केस में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में, अपने को रिजल्ट क्या मिलता है? वो नेगेटिव मिलता है। समझे भाई? ACW। क्लियर? ठीक। अब अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं और हम चेक करना चाहें कि वो पैरेलल है या नहीं है एक दूसरे के, तो उसकी एक कंडीशन रहती है, कंडीशन ऑफ 2 वेक्टर्स टू बी पैरेलल। मतलब 2 वेक्टर्स पैरेलल हो एक दूसरे के, तो उस केस में क्या कंडीशन रहेगी? वेक्टर ए। तो वेक्टर ए का हम कंपोनेंट AX आई कैप प्लस AY जे कैप प्लस AZ के कैप। दूसरा वेक्टर बी है हमारे पास, BX आई कैप प्लस BY जे कैप प्लस BZ के कैप। और हम चेक करना चाहते हैं कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या नहीं है। तो सिंपल सा एक देखें कि आई का और आई का दोनों का जो कॉफिशिएंट्स हैं उनका रेशो, मतलब AX अपॉन BX, वो किसके इक्वल चाहिए? AY अपॉन BY के। और साथ में B
ए जेड अपॉन बी जेड के, मतलब ये तीनों के जो एक्स वाई और z के कॉफिशेंट्स हैं उनका रेशो अपने को क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए और इक्वल रहना चाहिए एक दूसरे के। तो अगर वैसा कुछ है देन वेक्टर इज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक बच्चे, ओके। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन मतलब क्या आएगा, बेसिकली एरिया निकालने का काम आता है कई जगहों पर। दो वेक्टर्स का अगर हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेसेंट साइड्स किसकी, पैरेललोग्राम की या ट्रायंगल की, तो उस केस में ट्रायंगल का या फिर पैरेललोग्राम का एरिया क्या रहेगा उसके बारे में देखते हैं। तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये इसकी तीसरी साइड है। इस केस में जो एरिया होगा वो एरिया रहता है ए क्रॉस बी के मॉड का हाफ। समझे क्या? अब हमारे पास दूसरा एक केस और बनता है इसमें। पहला केस ये, अब मान लीजिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर वो क्या है, दे आर बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो उस केस में जो एरिया रहेगा, एरिया क्या होगा, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। क्लियर बच्चों? मतलब ये तब फॉर्मूला लगाना है जब क्या करें, ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर्स। क्लियर है? तो यहाँ पर दो पॉसिबल तो आप पास केसेस बन सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के। अगर एडजेसेंट साइड्स हैं तो सिंपल सा क्या करें, ए क्रॉस बी करके उसको हाफ कर दें, अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। और अगर ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एच ए बी और सी की, तो उस केस में हम सिंपल सा क्या करेंगे, हाफ ऑफ भाई ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। क्लियर? अब अगर हमारे पास क्या है, ए और बी क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो उस केस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर अपने को फाइंड करना होगा तो उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखते हैं आपके सामने। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है, अगर मान लें हम भाई ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट किए हैं, एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का दैट इज सिंपल सा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक, अगर दूसरा केस है कि ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर दो डायगोनल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये वेक्टर ए है, दूसरा ये वेक्टर बी है, और ये दोनों डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो उस केस में जो एरिया हो जाएगा तो ए क्रॉस बी बाय सिंपल सा 2। ये कब है, जब डायगोनल्स, और ये कब है, जब एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये कहानी हो गई किसकी, बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। अब बेसिकली निकालना कैसा है अपने को, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में जिसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मतलब इन दोनों वेक्टर्स का हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है वो हम समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या है भाई, वेक्टर ए है हमारे पास, उसके कॉफिशिएंट्स लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर बी है, वो क्या होगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और हम फाइंड करना चाहते हैं, क्या फाइंड करना चाहते हैं, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम दो पैरेलल लाइंस खींचेंगे जिसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब इसमें आपके तीन रोज रहेंगे, पहले में आई जे और के, मतलब तीनों यूनिट वेक्टर लिख देंगे। अब उसके बाद आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट और के नीचे के का कोफिशिएंट। तो पर ये एक सवाल रहता है
किसका कॉफिशिएंट पहले किसका कॉफिशिएंट बाद में। मान लो अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो पहले आएंगे कॉफिशिएंट किसके, ए के, ए एक्स, ए वाई, ए जेड। उसके बाद नीचे बी के, बी एक्स, वी वाई और बी जेड। ठीक है, हमने ऐसा बना लिया। उसके बाद बड़ी सिंपल सी बात है, हम ये देखते हैं ये इक्वल होगा किसके। आप क्या कर दो, बीच में एक यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक छोड़ दो, आई कैप लिख दो, माइनस फिल इन द ब्लैंक जे कैप लिख दो, प्लस फिल इन द ब्लैंक के कैप लिख दो। ठीक है, चलो एक साथ नीचे लिख लेते हैं हम इसको। मतलब यहाँ अगर हम लिखेंगे तो पहले आई के साथ फिल इन द ब्लैंक, माइनस जे के साथ फिल इन द ब्लैंक, साथ में प्लस के साथ फिल इन द ब्लैंक। मतलब इसका ध्यान रखें, जे के साथ नेगेटिव आता है, बाकी दोनों के साथ पॉजिटिव। अब आई, जे और के कॉफिशिएंट्स कैसे फाइंड करेंगे, बड़ी आसान सी बात है। तो अगर मुझे आई का कॉफिशिएंट फाइंड करना है तो जो ऊपर वाली लाइन है ये लाइन को छुपा दो, आई जे के वाली लाइन को, और साथ में जो आई के नीचे दोनों चीज़ें हैं उस लाइन को छुपा दो। आपको ये 4 चीज़ें यहाँ पर देखेंगी, इनके क्रॉस प्रोडक्ट कर लो और एक दूसरे से डिफरेंस ले लो। तो जैसे यहाँ पर लिखा है भाई ए वाई बी जेड, माइनस यहाँ से क्या होगा बी वाई ए जेड। क्लियर। अब मान लीजिए अपने को जे का कॉफिशिएंट निकालना है, तो जे का कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे हम लोग, वही पहले आई जे के वाली जो तुम्हारे पास लाइन है उसको छुपा दो। सेम अब क्या करो, जे के नीचे जो लाइन है उसको छुपा दो। यहाँ अपने को फिर से 4 चीज़ देखेंगे, उनका क्रॉस करके और दोनों से डिफरेंस ले लो। मतलब ए एक्स बी वाई सॉरी बी जेड माइनस बी एक्स क्या होगा यहाँ से ए जेड होगा। क्लियर। ये आ गया जे का कॉफिशिएंट। अब अपन यहाँ पर चाहते हैं भाई के का कॉफिशिएंट निकालना, तो के का कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे हम लोग, उसमें भी वही करें, पहले लाइन छुपा दें आई जे के वाली, उसके बाद के नीचे की लाइन छुपा दें। उसके बाद अपने को फिर से 4 चीज़ें दिखेंगी 2 लाइन के अंदर। तो इसमें बी के साथ इसका क्रॉस और इसका उधर दूसरी तरफ क्रॉस। क्लियर। तो अपने को यहाँ जो कॉफिशिएंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर अपन ने यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक भर दिए और अपने को क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो रट्टा ना मारें इसको, सिंपल सा जो मैंने तरीका समझाया उसको समझें। अगर रट्टा मारने का शौक है तो रट्टा मार लें, रट्टा मारने में तकलीफ होती है। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर अपने को आई का कॉफिशिएंट निकालना है तो आई जे के वाली लाइन छुपाओ और आई के नीचे छुपा दो, बाकी 4 चीज़ें दिखेंगी उनका क्रॉस करके माइनस ले लो। ठीक है, सेम जे का कॉफिशिएंट लिखा, जे के नीचे वाली लाइन छुपाओ, 4 चीज़ देखेंगी उनका क्रॉस करके माइनस कर दें। के नीचे की चीज़ छुपाओ, बाकी 4 चीज़ देखेंगे उनका क्रॉस करो और माइनस ले लो। अब मान लो बी क्रॉस ए करना है, तो बी क्रॉस ए में क्या होगा आपका, सिंपल सा, पहले बी के कॉफिशिएंट आएंगे बाद में ए के कॉफिशिएंट्स आएंगे। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर ये इस चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अपने पास पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है अपने को, ए प्लस बी डॉट क्या करना है, ए क्रॉस बी के साथ। तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम जो लिखेंगे, पहले ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी। ये पीछे ऊपर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर हम ए क्रॉस बी का डॉट करें किसी भी वेक्टर के साथ, वो वैल्यू कितनी आती है, 0 के इक्वल। दोनों 0 होंगे, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 0। हम डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे भाई, ये मान लो ए और बी वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ए प्लस बी कहीं इस तरफ होगा, तो वो किधर है भाई, ए और बी के प्लेन में लाई कर रहा है, और ए क्रॉस बी जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो ए क्रॉस बी क्या डॉट करना है अपने को आर के साथ, तो आर के साथ डॉट उसका कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वो कितना मिलता है अपने को, 0 मिलता है। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी, उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है अपने को, 0 मिल रहा है। सिमिलरली बी क्रॉस सी, उनका रिजल्टेंट भी क्या है, 0 है। तो अपने को क्या बोला उसने, ए और सी के बीच में एंगल निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ से हम अगर देखें कि भाई एंगल ए और बी के बीच में या तो वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, सॉरी पैरेलल होंगे, या फिर एंटी पैरेलल होंगे।
मतलब थीटा या तो 0 होगा या थीटा 180 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ भी जब बी क्रॉस सी 0 है तो उस केस में क्या होगा, बी और सी वो एक दूसरे के क्या होंगे, या तो पैरेलल होंगे या फिर बी और सी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। समझे क्या, थीटा या तो 0 होगा या थीटा 180 डिग्री होगा। सिमिलरली फिर इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं भाई, ए और सी में भी जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल बिटवीन ए एंड सी वो या तो 0 होगा या फिर 180 डिग्री होगा। क्लियर, तो दो आंसर पॉसिबल है इसके, 0 या फिर 180 डिग्री। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल है, ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो यहाँ अगर हम लिखेंगे ए क्रॉस बी वो किसके इक्वल है, ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो ये होता है क्या, ए बी साइन थीटा, और ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से ये और ये उड़ जाएगा, तो सिंपल सा टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी निपटा अपना, हल हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी पॉइंट्स नॉर्थ। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ए है किस तरफ, वर्टिकली अपवर्ड, मतलब किस तरफ, जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो इसकी जो डायरेक्शन है, हम डायरेक्शन लिख देते हैं इसकी, क्या है वो, के कैप के लॉन्ग है। सिमिलरली जो बी है नॉर्थ की तरफ। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ। ये एक्स एक्सिस मतलब ये है अपनी ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और इस तरफ बाहर की तरफ ये आपकी जेड एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस थी और ये वाई एक्सिस थी। ठीक, तो नॉर्थ की तरफ क्या शो कर रहा है आपको, बेसिकली पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो बी की जो डायरेक्शन हो जाएगी इस केस में वो क्या हो जाएगी, अपने को मिलेगी जे कैप। तो अपने को ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, बस डायरेक्शन। मैंने मैग्नीट्यूड्स यहाँ पर नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। तो दोनों की डायरेक्शंस का क्रॉस कर दो। वो क्रॉस क्या आएगा भाई, के क्रॉस जे। वो के क्रॉस जे किसके इक्वल आता है, किसके इक्वल आता है बच्चों, वो आएगा माइनस आई के इक्वल। अरे होगा नहीं होगा, माइनस आई किधर शो कर रहा है भाई, वेस्ट की तरफ, मतलब डायरेक्शन होगी इसकी वेस्ट की तरफ। अरे क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास √3 ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, वो किसके इक्वल है, ए डॉट बी के इक्वल है। तो लिख देते हैं यहाँ पर ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा भाई, ए बी साइन थीटा के, और ये किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा का। तो यहाँ से ये और ये उड़ेगा, अपने पास टेन थीटा जो आएगा वो √3 के इक्वल आएगा। तो थीटा कितना आ गया यहाँ पर, 60 डिग्री हो गया इन वेक्टर्स के बीच में। तो हलवा सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, हमारे पास ए बी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर हो ए और बी वेक्टर के। तो पीछे भी देखा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वो किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा, या फिर हम उसको लिख सकते हैं प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड, ये भी तो लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर ना। तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट यहाँ पर बना लेते हैं। डायरेक्टली भी कर सकता था, बट थोड़ा सा यहाँ से आपको डिटरमिनेंट का एक आइडिया हो जाएगा, इसलिए मैं डिटरमिनेंट बना के सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहली लाइन में आई जे के लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले ए के कोफिशिएंट्स आएंगे, 3 है, 1 है और के का 0 है। सिमिलरली अभी हम बी के लिखेंगे, 0 है, 1 है, 2 है। तो अब यहाँ पर क्या करो आप, ब्रैकेट छोड़ दो आई के साथ, माइनस जे के साथ ब्रैकेट, प्लस के साथ ब्रैकेट। तो पहले आई का ब्रैकेट भरते हैं। तो आई का ब्रैकेट भरने के लिए पहली लाइन छुपानी पड़ेगी और आई के नीचे की लाइन छुपानी पड़ेगी। तो 2 × 1 2 होगा, और 1 × 0 वो 0 मिलेगा माइनस। अब जे के नीचे की लाइन छुपाओ। तो जे के नीचे की जब लाइन छुपाओगे तो अपने को क्या मिलेगा, 3 × 2 6, और इधर क्या होगा, 0 × 0 वो क्या आएगा, -0, ठीक है ना। उसके बाद के नीचे की लाइन
तो के नीचे की लाइन छुपाओगे तो उस केस में क्या मिलेगा अपने को, 3 × 1 मतलब 3 माइनस 0। तो अपने पास जो वेक्टर आया वो वेक्टर क्या में है अपने पास, 2i माइनस 6j प्लस 3k। क्लियर। तो यहाँ ये मिल गया मुझे a क्रॉस b वेक्टर। अब इसका अगर मुझे मॉड निकालना है तो मॉड निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पिछले लेक्चर्स में मैं सिखा चुका हूँ। रूट ओवर कितना होगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 4 प्लस 36 प्लस 9, तो वही 49, मतलब ये आ जाएगा √49। √49 मतलब 7। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या मिल जाएगा, एंटोपी। एंटोपी इज a क्रॉस b, वो कितना आया है, 2i माइनस 6j प्लस 3k डिवाइड बाय 7, और साथ में यहाँ प्लस और माइनस, दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं। क्लियर। ये मिला मुझे वेक्टर या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर। तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए और बी का अपने को मैग्नीट्यूड गिवन है और ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड अपने को गिवन है। अपने को ए डॉट भी निकालने के लिए बोला है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम क्या निकालेंगे भाई, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है बच्चे, वो 8 के इक्वल है। तो ये क्या होगा, ए बी साइन ऑफ थीटा 8 आ रहा है, तो यहाँ से 2 × 5, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा आ जाएगा 8। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा हमारे पास 8/10 मतलब 4/5, मतलब थीटा आ गया हमारे पास यहाँ पर कितना, 53 डिग्री। तो ए डॉट भी निकालना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा के। तो ए बी की वैल्यू पुट करें 2 × 5 और कॉस 53 डिग्री, तो 2 × 5 ये होगा 3/5, यहाँ से ये और ये उड़ेगा, आंसर हो जाएगा अपना 6। तो ये फाइनल आंसर है इसका, ए डॉट बी का। क्लियर बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल है जिसकी साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसके इक्वल है, AB/4 के इक्वल है। तो पीछे अभी हमने देखा अगर दो साइड्स ए और बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हैं किसी भी ट्रायंगल की, तो उसका जो एरिया होता है वो एरिया किसके इक्वल होता है भाई, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय 2 के इक्वल होता है नहीं होता बच्चों। इस केस में ये अपने को कितना गिवन है, AB/4 गिवन है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी का मॉड कितना होगा, AB साइन थीटा होगा डिवाइड बाय 2, ये यहाँ से आ गया AB/4, तो ये और ये यहाँ से उड़ेगा, साथ में ये 2 भी उड़ जाएगा। तो साइन थीटा जो यहाँ पर आ गया वो कितना आ गया, हाफ आ गया, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री हो गया। क्लियर। तो ये यहाँ पर मुझे क्या मिला, एंगल मिल गया ए और बी के बीच। क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो यहाँ पर अभी पीछे देखा हमने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी डिवाइड बाय 2 के इक्वल। तो सीधा सीधा हम यहाँ पर बिना डिटरमिनेंट बनाए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो i + j + k क्रॉस 3i का मॉड डिवाइड बाय 2 होगा। अरे होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले i के साथ 3i का क्रॉस करो, तो i क्रॉस i × 3 प्लस ये क्या होगा 3j क्रॉस i प्लस क्या होगा ये 3k क्रॉस i का मॉड डिवाइड बाय 2। अब हमें एक चीज़ पता है, अगर दो सिमिलर वेक्टर्स को हम क्रॉस करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है, 0। तो ये पहली वाली चीज़ तो 0 हो जाएगी। अब j क्रॉस i जो होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर -k के, तो आ जाएगा -3k प्लस k क्रॉस i जो होगा वो 3j के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसका मॉड लेना है अपने को, डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो ऊपर वाले वेक्टर का जो मॉड आएगा -3k प्लस 3j का, वो हो जाएगा √3² + 3² बाय 2। तो यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 9 √2/2। क्लियर ना। मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा, 9/2 √2। इसका क्या होगा, एरिया होगा इस ट्रायंगल का। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो वेक्टर्स हैं 3i + j -2k और दूसरा है i -3j + 4k। हमने
ये रिप्रेजेंट करेंगे डायगोनल एक पैरेललोग्राम के। तो इस केस में अपने को एरिया निकालना है इस पैरेललोग्राम का। तो मैं ए वेक्टर लिख लेता हूँ पहले। ए वेक्टर है 3i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर? तो अपने को यहाँ पर ये दोनों रिप्रेजेंट करें डायगोनल, तो उस केस में जो एरिया होता है, तो एरिया क्या होगा, a क्रॉस b बाय 2। तो अपने को बिना डिटरमिनेंट के फाइंड करने में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम पहले डिटरमिनेंट बना लेंगे इन दोनों वेक्टर्स का a क्रॉस b निकालने के लिए। 3i, i के नीचे 3 है, j के नीचे 1 है, k के नीचे -2, और यहाँ पर क्या होगा 1 -3 4। ठीक, अब वही हमें क्या करना है, i के कॉफिशिएंट लिखना है। i का कॉफिशिएंट होगा भाई इसका और इसका क्रॉस। ठीक है, 4 माइनस ऑफ 6, ये आ गया i कैप, फिर माइनस जे कैप, जे के नीचे का और ये क्रॉस और इसका क्रॉस, 12 प्लस 2 प्लस के कैप। प्लस के कैप में क्या होगा 3 और इसका -9 और -1। क्या बच्चों, तो यहाँ से क्या आ गया -2i -14j और -10k कैप। ये मिल गया मुझे a क्रॉस b। अब इसका मॉड निकालना है मुझे। क्या निकालना है, इसका मॉड जो होगा a क्रॉस b का, वो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 प्लस 196 प्लस 100। तो ये अपने पास आया कितना, √300। तो √300 यहाँ पुट करते हैं हम लोग। तो एरिया हो जाएगा इस केस में कितना, √300 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी 10 √3/2। तो यहाँ से कितना आ गया 5√3 अपना आंसर होगा। क्लियर बच्चों? तो आज के लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको पसंद आया हो, और आपको इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और वैल्यू एडिशन चाहिए, आप अपनी तरफ से कुछ मुझे सजेशंस देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।